हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज की दुनिया में और आज के भारत में मैक्सिमम लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं और यूपीआई क्रांति होने के बाद इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ साथ एक और चीज़ है जो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और वो है डिजिटल फ्रॉड। इस व्यवस्था और इस समस्या से निपटने के लिए आरबीआई ने कुछ डायरेक्टिव्स जारी किए हैं और ओटीपी के लिए कई नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन पर आपकी जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूज़ यह है, इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने लिया है, आरबीआई इश्यूज डायरेक्शंस फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। नाउ द मैकेनिज्म इज गोइंग टू चेंज। अब डिजिटल पेमेंट के लिए केवल और केवल ओटीपी बेस्ड ट्रांजैक्शंस नहीं किए जा सकेंगे और यह नई व्यवस्था लागू होने वाली है। और इसी की जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से अपने अपडेट्स को, अपने करंट के अपडेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं न्यूज़ क्या है और मामला क्या है। देखिए, ओटीपी के सिस्टम और फ्रॉड के बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए, अब तक सुरक्षा के लिए हम लोगों के पास क्या होता था, जब भी हम ट्रांजैक्शन करते थे हमारे पास 5-6 डिजिट का कोड आता था, ओटीपी आता था और उस ओटीपी के साथ ही हम अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते थे। लेकिन ये जो व्यवस्था थी ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर फ्रॉड करने वालों ने दुरुपयोग करनी शुरू कर दी, जिसके कई सारे मेथड्स डेवलप किए गए, जैसे कि सिम स्वैप फ्रॉड शुरू हुए। धोखेबाज आपके मोबाइल नंबर अपने नाम से पोर्ट करवा लेते हैं और फिर ओटीपी उन्हीं के पास पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि ओटीपी जो आना था वो आपके पास आया नहीं और आपके बैंक अकाउंट का पैसा खाली हो गया। दूसरा, फिशिंग और सोशल जो इंजीनियरिंग है उसकी बात करें तो वहां पर क्या होता है कि वे आपको कॉल करते हैं, बोलते हैं मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपका ओटीपी मांगते हैं और आपका ओटीपी मांग करके ट्रांजैक्शन कर लेते हैं या कोई ऑफर देते हैं और उस ऑफर के बदले आपकी ट्रिप का ऑफर या किसी प्रकार का ऑफर देते हैं या आपके अकाउंट में कोई समस्या आई है वो बता करके आपको ओटीपी भेजते हैं। और ऐसी घटनाएं आपने बहुत न्यूज़ में सुनी होंगी। और जब आप ओटीपी दे देते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो बेसिकली इसके साथ तीसरी बड़ी समस्या है ओटीपी डिले और फेल्योर का। कभी कभी ओटीपी आता ही नहीं है या बहुत देर से आता है, इससे यूजर बहुत परेशान हो जाता है और ट्रांजैक्शन बीच में ही अटका रहता है। अगर हम सर्टेन की बात करें, जो हमारे यहाँ इस तरीके की चीजों को मैनेज करती है, इसके डेटा की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि 2024-25 में फाइनेंशियल फ्रॉड्स में बहुत तेजी आई है, जिसमें सिम स्वैप्स के मामले बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, बहुत शार्पली आगे बढ़े हैं। और इसी सबको देखते हुए आरबीआई ने तय किया है कि अब आ गया है वक्त कि ओटीपी के सिस्टम से आगे बढ़ा जाए। तो आरबीआई ने क्या फैसला किया है वो भी जान लीजिए। आरबीआई ने एक बड़ा फैसला किया है कि 1 अप्रैल 2026 से ओटीपी की जगह नए ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किए जाएंगे। इस ऑथेंटिकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी, एक होगा आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जहां आपका फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन किया जा सकेगा। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होगी जो कि एआई से वेरीफाई होगी। डिवाइस बाइंडिंग होगी जिसमें आपके मोबाइल ऐप पर डायरेक्ट अप्रूव या रिजेक्ट करने का मौका ऑफर आएगा, ऑप्शन आएगा। टोकन्स जनरेट होंगे जिससे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के जरिए डायनामिक कोड्स डेवलप किए जाएंगे। AI ड्राइवन फ्रॉड डिटेक्शन होगा जिसमें हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस के लिए एक्स्ट्रा चेक्स मेंटेन किए जाएंगे। सीधी बात अगर हम करें तो ट्रांजैक्शन के लिए जो ओटीपी की मोनोपोली है उसे खत्म किया जाएगा और इसमें से कुछ जो एड ऑन्स हैं वो बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट करने होंगे और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। इसके फायदे ये होंगे कि इससे सुरक्षा मजबूत होगी। ओटीपी चोरी करना आसान था लेकिन बायोमेट्रिक या फेस आईडी को चुराना आसान नहीं होता। दूसरी चीज, सुविधा बढ़ेगी, जैसे बार बार डिजिट टाइप करने का झंझट खत्म हो जाएगा। स्पीड भी बढ़ेगी क्योंकि इंस्टेंट अप्रूवल होगा, कोई डिले नहीं होगा। इनोवेशन भी है क्योंकि इसमें फिनटेक कंपनियों के लिए नए नए मॉडल्स डेवलप करने का मौका होगा और यह एक नया मार्केट डेवलप होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गांव में रहता है जिसे इतनी जानकारियां नहीं है, उसके लिए ओटीपी से ट्रांजैक्शन करना भी मुश्किल था। अब वो नए
जो मेथड्स हैं जहां पर बायोमेट्रिक या स्मार्टफोन का यूज करना है, तो ग्रामीण भारत में इतने फ्रीक्वेंटली इसे कर पाना संभव नहीं होगा, यानी कि डिजिटल डिवाइड एक बड़ी बाधा इसमें बन सकता है। दूसरा, प्राइवेसी के कंसर्न की अगर हम बात करें तो बायोमेट्रिक डेटा भी लीक हो सकता है और इसका नुकसान हमेशा के लिए हो सकता है। इसके साथ साथ इसकी इंप्लीमेंटेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, बैंकों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर क्रिएट करेगा बैंकिंग सिस्टम के लिए। इसके साथ साथ एसेसिबिलिटी इशू भी है, कभी बायोमेट्रिक काम नहीं किया या फेस रिकॉग्निशन में एरर आया तो यूज़र फंस सकता है, तो ये मुद्दे भी इसमें एड ऑन रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो विश्व में इसको लेकर के क्या प्रैक्टिसेस हैं, विश्व में इसको लेकर के क्या किया जाता है, दुनिया भर के देशों में इसके लिए क्या प्रैक्टिसेस हैं, तो यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो वहां पर PSD2 डायरेक्टिव्स हैं, यानी कि EU ने 2018 से ही पेमेंट सिस्टम डायरेक्टिव 2 अपना रखा है। इसके अंतर्गत स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑथेंटिकेशन किया जाता है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर ऑथेंटिकेशन किया जाता है, जिसमें सिर्फ OTP से काम नहीं चलता, उसके साथ साथ आपका बहुत अन्य चीजें भी ऑथेंटिकेट की जाती हैं, जैसे कि नॉलेज फैक्टर, जैसे कि पासवर्ड या पिन मांगा जाएगा, प्रोसेसन फैक्टर मांगा जाएगा यानी कि डिवाइस या टोकन माना जाएगा, इनहेरेंस फैक्टर माना जाएगा यानी कि फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन माना जाएगा। तो इनमें से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए OTP के साथ, इन 3 में से कम 2 फैक्टर्स, और जब इतना होगा तभी आपका ट्रांजैक्शन होगा। इसका असर ये हुआ कि EU में डिजिटल पेमेंट्स कहीं ज़्यादा सुरक्षित हुए और फ्रॉड्स बहुत कम हो गए। इसी प्रकार अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में सिंग पास इकोसिस्टम है। सिंग पास इकोसिस्टम है। इन्होंने OTP पर निर्भर रहने के बजाय सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको सिंग पास नाम दिया गया है। हर सिटीजन को एक सिंग पास दिया जाता है, जिससे वो बायोमेट्रिक यानी कि फेस या फिंगरप्रिंट से या टोकन बेस्ड लॉगिन करके बैंकिंग या गवर्नमेंट सर्विसेज को असेस कर पाता है। बैंक्स अब यूजर को ऐप नोटिफिकेशन भेजते हैं, OTP SMS नहीं भेजते। तो सिंगापुर की खासियत यह है कि यह यूजर कन्वीनियंस पर बेस्ड है, गवर्नमेंट बैक्ड ट्रस्ट भी इसमें बना हुआ है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में ऐप बेस्ड टोकन्स जनरेट किए जाते हैं। कई बैंक्स जो है हार्डवेयर टोकन्स जनरेट करते हैं और ऐप बेस्ड ऑथेंटिकेशन लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहां पर जो फ्रॉड की समस्या है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि SMS बेस्ड OTP जो है वो हाई रिस्क फैक्टर के साथ आता है, क्योंकि वहां पर इससे फ्रॉड करने की आसानी होती है। तो अगर आप देखें तो अलग अलग देशों ने अलग अलग मॉडल्स अपना रखे हैं। भारत को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, और इसीलिए RBI ने नए डायरेक्टिव्स जारी किए हैं, जिसमें अब OTP का दौर खत्म होगा और OTP के साथ साथ आपको कम से कम अन्य कुछ बायोमेट्रिक या अन्य प्रकार के ऑथेंटिकेशंस यानी कि कम से कम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मामला आएगा, जिससे फ्रॉड होने की संभावना कम होगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मोर सिक्योर होंगे। तो दोस्तों, RBI का यह कदम सिंबॉलिक भी है और हिस्टोरिक भी। OTP का अंत सिर्फ और सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि हम कहें तो डिजिटल सिक्योरिटी इकोसिस्टम में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ज्यादा सुरक्षित है या OTP? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए, और इसमें हम आपसे बात करेंगे अपने एक बड़े अचीवमेंट की। स्टडी IQ IAS 20 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार हो गया है, और इस खुशी में स्टडी IQ IAS आप लोगों के साथ एक बड़ी खुशी शेयर कर रहा है, उन बच्चों के साथ जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं 2026 में, 27 में, 28 में। हमारे सारे के सारे फाउंडेशन बैचेस केवल आज के लिए 20,000 रुपए की नॉमिनल फीस पर अवेलेबल है, नाम मात्र की फीस पर अवेलेबल हैं, और इस फीस पर आप 2026 के लिए एनरोल हो सकते हैं, 27 के लिए एनरोल हो सकते हैं या 28 के लिए। आपको सारी सुविधाएं बैच की एज इट इज मिलेंगी जो फाउंडेशन बैचेस में मिलती हैं। आपकी पूरी प्रिपरेशन भी वैसे ही कराई जाएगी। आपको केवल ये करना है कि आपको आज एडमिशन लेना है, क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब भी आप ये एडमिशन लेंगे तो आपको एक कोड मांगा जाएगा, और वो कोड आपको इस्तेमाल करना है PK लाइव का। जब भी आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे स्टडी IQ IAS के किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो ऑप्शनल का हो या GS का हो, जुडिशरी का हो या स्टेट पीसेस का हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड यानी कि PK लाइव पर मिलेगा। तो देर मत कीजिए, ये मौका इसके बाद इस साल तो नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।